तो आइए हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं 72 बीपीएससी का करंट अफेयर्स का इंटरनेशनल वाला सेक्शन। डोनाल्ड जे ट्रम्प्स सिग्नेचर टू अपीयर ऑन फ्यूचर यूएस करेंसी। यूएस प्रेसिडेंट Donald J. Trump's signature will appear on future US paper currency, marking the first time a sitting president signature has been featured since dollar bills were introduced in 1861. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर जो है वो आपको जो यूएस का पेपर करेंसी है वो फ्यूचर में आप देखेंगे कि उस पेपर करेंसी में डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर होगा। ये मार्किंग द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहला बार हो रहा है कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट का सिग्नेचर आपको डॉलर मतलब करेंसी में दिखेगा सिंस द डॉलर बिल्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन 1861 से लेके आज तक वैसा पहली बार होगा कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट का सिग्नेचर जो है आपको यूएस पेपर करेंसी में दिखेगा। द मूव बाय द यूएस ट्रेजरी कोइंसाइड्स विद द 250th एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस दिस ईयर। ये आपको 250th ईयर था अमेरिका के इंडिपेंडेंस का, तब ये जो मूव आया है यूएस ट्रेजरी के द्वारा कि यूएस ट्रेजरी ने ये मूव किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर होगा, ये कोइंसाइड करता है 250th एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस के साथ। अर्लियर अ फेडरल आर्ट कमीशन अप्रूव्ड द डिज़ाइन ऑफ अ 24 कैरेट गोल्ड कॉमेमोरेटिव कॉइन फीचरिंग डोनाल्ड ट्रंप्स इमेज टू मार्क द 250th एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। और इससे पहले क्या हुआ था, सिग्नेचर वाले चीज़ों से पहले क्या हुआ था कि एक फेडरल आर्ट कमीशन ने अप्रूव किया था एक डिज़ाइन ऑफ अ 24 कैरेट गोल्ड कॉमेमोरेटिव कॉइन का, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप का इमेज जो है दिखेगा। इट ऑल्सो मार्क्स दी 250th एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूछ सकता है कि करंट अफेयर्स क्वेश्चन एक एंगल से कि रिसेंटली इन विच कंट्री द सिटिंग प्रेसिडेंट हैज़ मतलब कि जहाँ पे सिटिंग प्रेसिडेंट का पेपर करेंसी में सिग्नेचर आने की बात हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट 2026। Pakistan and Afghanistan have been engaged in months of deadly clashes since late February 2026 after Afghanistan launched cross-border attacks in retaliation for Pakistani's airstrikes inside Afghanistan, resulting in hundreds of deaths। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान का लड़ाई चल रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर बम बारूद फेंक रहे हैं। The conflict was triggered by terror attacks in Pakistan by तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो ये कैसे ट्रिगर हुआ था ये लड़ाई, तो पाकिस्तान में एक टेरर अटैक हुआ था बाय तहरीक तालिबान पाकिस्तान। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके द्वारा टेरर अटैक किया गया था पाकिस्तान में। उसके बाद से लड़ाई जो है और भड़क गया। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इट एलिजली ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगान टेरिटरी विच द तालिबान गवर्नमेंट डिनाइज। ये आरोप लगाती है पाकिस्तान गवर्नमेंट कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये अफ़गान की टेरिटरी से ऑपरेट होती है, लेकिन तालिबान गवर्नमेंट ने इस बात को डिनाई किया है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान डिक्लेयर्ड ओपन वॉर एंड लॉन्च्ड ऑपरेशन गज़ब लिल हक राइटियस फ्यूरी ऑन 26 फरवरी 2026। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप मार्क कर लीजिए। तो जैसे कि पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अफ़गानिस्तान की कैसे कंट्रोल हो रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाली ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे टेरर अटैक कर रही है। उसी के रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने ओपन वार डिक्लेयर कर दिया और एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गज़ब लिल हक।
इसका मतलब है राइटियस फ्यूरी। तो 26 फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया अफ़गानिस्तान के खिलाफ, जिसका नाम है ऑपरेशन गज़ब लिल हक। तो आप इसको किसी भी तरीके से इसको याद करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बलेंद्र शाह बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो बलेंद्र शाह, तो जैसे इम्पोर्टेंट है कि कौन बना प्राइम मिनिस्टर नेपाल का, तो बलेंद्र शाह। इनका नाम बलेन है, बलेन भी कहते हैं लोग। बलेंद्र शाह के बारे में समझते हैं कौन थे। तो बलेंद्र शाह, अ रैपर टर्न्ड पॉलिटिशियन ऑफ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, became Nepal's youngest prime minister on 27th of March 2026 at the age of 35। तो बलेंद्र शाह जो है एक रैपर थे जो कि पॉलिटिशियन बन गए। वो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से बिलोंग करते थे। ये नेपाल के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए 27 मार्च 2026 को एट द एज ऑफ 35। जो आरएसपी है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है, इट वॉन 182 सीट्स इन 275 मेंबर पार्लियामेंट इन द 5 मार्च 2026 इलेक्शन। 275 में 182 सीट्स जीत गया आरएसपी पार्टी। बलेन डिफीटेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली इन झापा 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय अराउंड 50,000 वोट्स। बलेन जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को हराते हैं झापा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो झापा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आपको पता है कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, और अराउंड 50,000 वोट से उनको हरा देते हैं। ही सर्व्ड एज मेयर ऑफ काठमांडू बिफोर रिजाइनिंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से पहले बलेंद्र शाह मेयर ऑफ काठमांडू थे 2022 से लेकर 2026 तक। तो मेयर ऑफ काठमांडू के मेयर थे। हम लोग पढ़ते हैं ना अर्बन लोकल बॉडी में मेयर का रोल, वो मेयर थे। राबी लामिशने एंड बलेंद्र शाह फॉर्म्ड एन आरएसपी अलायंस बिफोर द पोल्स। तो बलेंद्र शाह और राबी लामाशने ने एक कोलिशन बनाया था पोल से पहले। ठीक है। जेनजी प्रोटेस्ट इन नेपाल। जेनजी प्रोटेस्ट इन नेपाल हम लोग सबको देखें। तो जेनजी प्रोटेस्ट इन नेपाल ट्रिगर्ड बाय द बैन ऑन 26 मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑन 4 सितंबर 2025 along with the concerns over corruption, unemployment and inequality। तो जेनजी प्रोटेस्ट पता ही है सोशल मीडिया बैन के कारण हुआ था। Protest turned violent on 9 September 2025 leading to attacks on institutions and KP Sharma's Oli's resignation, supported by groups like Hami Nepal led by Sudan Gurung। Balendra Shah also backed the movement। KP Sharma Oli was later arrested in March 2026 after a commission led by Gauri Bahadur Karki recommended action against those involved in September 2025 incidents। Important fact। तो ठीक है, जेनजी प्रोटेस्ट इन नेपाल के बारे में हम लोग को पता ही कि क्या क्या हुआ था। Important fact, जेनजी इन नेपाल यूज्ड द यूएस बेस्ड ऐप डिस्कॉर्ड। उन्होंने यूएस बेस्ड ऐप डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल किया था। डिस्कॉर्ड इम्पोर्टेंट है। डिस्कॉर्ड टू कोऑर्डिनेट ऑनलाइन एंटी करप्शन प्रोटेस्ट। दे ऑल्सो यूज्ड द ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप बिटचैट का भी इस्तेमाल किया था, क्रिएटेड बाय टेक एंटरप्रेन्योर जैक डॉर्सी के द्वारा बिटचैट बनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर देखिए नेक्स्ट न्यूज़। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट टू इजराइल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे। कब गए थे? फरवरी 25-26 2026, इसी साल फरवरी महीने में 25-26 तारीख को। दिस वॉज हिज सेकेंड विजिट टू इजराइल। विजिटेड याद वशेम द वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर इन जेरूसलम, established in 1953 to commemorate the 6 million Jews killed during World War II। नरेंद्र मोदी जी याद
याद वशेम करके एक जगह है, वहाँ गए, जो कि वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर है। वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर है। होलोकॉस्ट का मतलब मुझे लगता है जनसंहार। क्या, एक सेकंड मुझे देखने दीजिए होलोकॉस्ट का मतलब क्या है। होलोकॉस्ट, एक सेकंड, होलोकॉस्ट मीनिंग। हाँ, होलोकॉस्ट का मतलब एक सिचुएशन वेयर अ ग्रेट मेनी थिंग्स आर डिस्ट्रॉयड एंड ग्रेट मेनी पीपल है। होलोकॉस्ट वही तो मतलब बहुत लोग का मरना और बहुत चीज़ों का नष्ट होना। ये तो वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर है, इसका नाम है याद वशेम, जेरूसलेम में है, जो कि 1953 में इस्टेब्लिश किया गया था टू कमोमोरेट द 6 मिलियन मतलब 60 लाख लोगों का, ज्यूज 60 लाख ज्यूज जो हैं मारे गए थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 एंड विटनेस्ड अ थिरुवथीरा परफॉर्मेंस बाय द केरलम केयर गिवर्स कम्युनिटी। और उन्होंने थिरुवथीरा परफॉर्मेंस भी देखा। एड्रेस्ड द इजरायली पार्लियामेंट नेसेट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इजरायली पार्लियामेंट को नेसेट बोलते हैं, नेसेट। तो उन्होंने इजरायली पार्लियामेंट को एड्रेस भी किया, नेसेट, एंड बिकेम द फर्स्ट लीडर टू रिसीव द स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, द पार्लियामेंट्स हाईएस्ट ऑनर। और वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने जिन्हें जिन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल मिला, जो कि पार्लियामेंट का हाईएस्ट ऑनर है। तो याद रखिए कि फर्स्ट लीडर टू रिसीव द स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। की आउटकम्स, क्या क्या आउटकम्स हुआ। बायलैटरल ट्राइज एलिवेटेड टू अ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रोस्पेरिटी। India Israel joint research call funding increased from $1 million to $1.5 million each. Terms of reference signed for free trade agreement negotiations. Agreed to explore UPI Israel payment system linkage. Agreed to increase the number of Indian workers in Israel by up to 50,000 over 5 years. Agreed to establish the India Israel parliamentary friendship ग्रुप इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड इंडिया इजराइल एकेडमिक कॉपरेशन फोरम, I2I फोरम है, यूनिवर्सिटी लेड प्लेटफॉर्म। तो ये सब चीज़ हुआ। की MOUs, कोऑपरेशन इन जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, लोथल, गुजरात। तो इम्पोर्टेंट में क्या है इसमें कि ठीक है, कोऑपरेशन होगा इन सब चीज़ों में, एंड एक डेवलपमेंट होगा किस चीज़ का, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का कहाँ पे होगा, लोथल, गुजरात में। लोथल, गुजरात में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट होगा। फिर cooperation on UPI implementation and establishment of India Israel Innovation Center for Agriculture. MOU between Nalanda University and the Hebrew University of Jerusalem to establish a framework for faculty and students exchanges in discipline including Buddhist studies, archaeology, mathematics and international relations. तो नालंदा यूनिवर्सिटी और हिब्रू यूनिवर्सिटी, जो कि हिब्रू यूनिवर्सिटी जेरूसलम में है, नालंदा यूनिवर्सिटी पटना में है, तो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी। तो दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है टू इस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क ऑफ फॉर फैकल्टी एंड स्टूडेंट एक्सचेंज। तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और जिसे बुद्धिस्ट स्टडीज़ और आर्कियोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब जो स्टडीज़ है, इसमें स्टूडेंट्स और फैकल्टी का एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए MOU साइन हुआ है। कहाँ कहाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी और हिब्रू यूनिवर्सिटी के बीच में। ठीक है, अब आ जाइए पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका क्या है। India joined the Pax Silica initiative, became a signatory to the Pax Silica Declaration on 20th February 2026 at a special event on the margins of the AI Impact Summits in New Delhi. तो इंडिया जो है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव ज्वाइन किया है, और जो कि
और become the signatory to Pax Silica Declaration on 20th February। कहाँ पे इन्होंने साइन किया है पैक्स सिलिका? एट द इवेंट ऑन AI इम्पैक्ट्स समिट इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट चला था, वहीं पे इंडिया ने पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। पैक्स सिलिका क्या है? तो पैक्स सिलिका US लेड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एम्ड एट बिल्डिंग अ सिक्योर, resilient and innovation driven silicon supply chain covering critical minerals, energy inputs, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स, AI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। तो पैक्स सिलिका एक US के द्वारा बनाया गया स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है जिसका एम है कि एक सिक्योर मजबूत और एक इनोवेशन ड्रिवन सिलिकॉन सप्लाई चेन को स्टार्ट करें, जिसमें कि इस सप्लाई चेन में क्या क्या रहेगा? क्रिटिकल मिनरल को हम कवर करेंगे, एनर्जी इनपुट्स को कवर करेंगे, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया। क्योंकि आज के डेट में ये हम पढ़ते हैं ना, सिलिकॉन, ये सब हर चीज़ का ज़रूरत है, क्योंकि बहुत एक आपको रिमोट कंट्रोल कार से लेके एक जेट प्लेन सब में आपको सेमीकंडक्टर ये सब चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए US ने पैक्स सिलिका इनिशिएटिव बनाया है। तो इंडिया जो है इसका एक सिग्नेटरी हो चुका है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यस इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी, इंडिया सिग्नेटरी है इसका पैक्स सिलिका का। ठीक है। Recent free trade agreements. In recent years, India has shifted from cautious trade stance to a proactive engagement in free trade agreements. Following its withdrawal from RCEP negotiations, India signed and concluded several key trade पैक्ट्स। तो इंडिया रिसेंटली में देखा जा रहा है कि कॉशियस ट्रेड स्टैंड, जो इंडिया का पहले कॉशियस ट्रेड स्टैंड रहता था, कहीं पे भी ट्रेड एग्रीमेंट करने से क्वेश्चन में रहता था, लेकिन अब देखा गया है कि इंडिया जो है प्रोएक्टिव एंगेजमेंट कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। और इंडिया जो है इसी के दौरान देखा गया है कि RCEP से अपना विड्रॉल भी ले लिया है, और इंडिया जो है इसी बीच बहुत सारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। इंडिया US इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट ऑन फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया US जॉइंट स्टेटमेंट ऑन फ्रेमवर्क, तो इंडिया US का जो है इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है 7 फरवरी 2026 को। द US रिड्यूस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स टू 18% फ्रॉम 15%। तो 18% टैरिफ पे US ला दिया इंडिया का, जो पहले 50% किया हुआ था। इंडिया एग्री टू रिड्यूस टैरिफ ऑन US इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इंडिया इधर भी एग्री किया कि वो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे टैरिफ घटाएगा। रिमूवल और रिलैक्सेशन ऑफ सेक्शन 232 related tariffs on specific aircraft and aircraft components and preferential tariff quotas for Indian automotive parts। तो US जो है सेक्शन 232 के तहत जो रिलेटेड टैरिफ है उसमें रिलैक्सेशन देगा, जो कि स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स की बात करता है, और प्रेफरेंशियल टैरिफ कोटा देगा इंडियन ऑटोमोटिव पार्ट्स को। ठीक है। इंडिया इंटेंड्स टू इंक्रीज इंपोर्ट्स ऑफ US एनर्जी, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, पीसीएस मेटल एंड कुकिंग कूल, टारगेटिंग $5 billion ओवर 5 years। इंडिया भी क्या करेगा कि अपना US से इंपोर्ट बढ़ाएगा, US एनर्जी में, एयरक्राफ्ट में, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में, प्रीसियस मेटल्स में और कुकिंग कोल में। और आने वाले 5 सालों में इसका जो इंडिया जो ट्रेड करेगा वो है $500 billion तक का अमाउंट में 5 years में। ठीक है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ऑन 6 अगस्त 2025, 6 अगस्त 2025 को US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस दैट imports from India would face an additional 25% tariff as a penalty for India's purchase of Russian oil, with the existing 25% tariff imposed on 31st July. The total tariff burden rose to 50%, making India the country facing the highest US tariff rate। हम लोग देख ही रहे थे पिछले साल टैरिफ का चल रहा था परेशानी। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 27 जनवरी 2026, ऑफन टर्म द मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स। देखिए, मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स, पूछा जा सकता है कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स
इंडिया और किसके बीच में हुआ था? तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ था, याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ था। ऑफन टर्म्ड एज द मदर ऑफ ऑल डील्स, द एग्रीमेंट सिक्योर अनप्रेसिडेंटेड मार्केट एक्सेस फॉर ओवर 99% Indian export by trade value to the European Union, while significantly reinforcing the Make in India initiative through deeper integration with European value chains। तो इसको जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है 27 जनवरी 2026 को, उसको हमेशा कहा, मतलब जनरली कहा जाता है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। इसमें क्या हुआ कि इंडियन एक्सपोर्ट्स को मार्केट एक्सेस मिल चुका 99% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट्स बाय ट्रेड वैल्यू टू द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के लिए इंडिया को 99% चीज़ों के लिए ट्रेड एक्सपोर्ट्स के लिए परमिशन मिला, वाइल सिग्निफिकेंटली रीइंफोर्सिंग द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। साथ ही साथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी रीइंफोर्स किया जा रहा है, कैसे? थ्रू डीपर इंटीग्रेशन विथ यूरोपियन वैल्यू चेन्स। तो यूरोपियन वैल्यू चेन्स में जो काम होता है अंदर, तो उसके थ्रू इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व होकर इंडिया में सीख के इंडिया जो है इंडिया में चीज़ों को बनाया जाएगा, इसे मेक इन इंडिया को रीइंफोर्स किया जाएगा। तो इसमें इंडिया को क्या हो रहा है कि ये ट्रेड डील में कि इंडिया को बहुत सारे चीज़ों के लिए जो अपना एक्सपोर्ट करता है वहाँ पे उतना वहाँ बैरियर नहीं रहेगा बहुत सारी 99% चीज़ों के लिए, और इंडिया जो है वहाँ के वैल्यू चेंज पे भी इन्वॉल्व होगा, जिससे कि इंडिया सीखेगा टेक्नोलॉजी और इंडिया में आके इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। फिर देखिए इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट कंक्लूडेड FTAs, इंडिया का फास्टेस्ट कंक्लूडेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। द एग्रीमेंट एलिमिनेट्स ड्यूटीज़ ऑन 100% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। इसमें 100% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी हटा दिया गया है। वाइल न्यूजीलैंड हैज़ कमिटेड टू इन्वेस्ट $20 billion in India over the next 15 years, strengthening trade, investment and supply chain linkages. Cooperation has been agreed in Ayush, audio-visual industries, tourism, sports and traditional knowledge system। तो इंडिया न्यूजीलैंड में 100% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स को एलिमेंट ड्यूटी से हटा दिया गया है, और न्यूजीलैंड ने कमिट किया है कि आने वाले 15 सालों में वो $20 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, और हमारा ट्रेड, हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा सप्लाई चेन लिंकेज ये सबको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और इंडिया और न्यूजीलैंड में कोऑपरेशन जो है बात किया गया है कि आयुष में, तो हम लोग आयुर्वेदा वाला पढ़ते हैं ना, वो वाले सेक्टर में, फिर ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में, फिर टूरिज़्म और स्पोर्ट्स और ट्रेडिशनल सिस्टम, ये सब में कोऑपरेशन किया जाएगा। इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये कब साइन हुआ? दिसंबर 2025 एंड इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2026। ठीक है, इंडिया ओमान का बात हो रहा है। अंडर द एग्रीमेंट ओमान हैज़ ऑफर्ड जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन 98.008% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन्स कवरिंग 99% एक्सपोर्ट बाई। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट वैल्यू, इंडिया मान ली 100 रुपये का चीज़ करता था, तो 99.99 रुपये 38 पैसे का चीज़ पे इंडिया को जीरो ड्यूटी चार्ज लगेगा। ठीक है, इंडिया यूके में क्या है कि इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट एम्स टू डीपन बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज विथ यूके, रिमूविंग टैरिफ्स ऑन 99% ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइन्स, देयरबाय इनहांसिंग मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन। थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन Trade and Economic Partnership Agreement signed in 2024 and effective from October 25 aims to mobilize $100 billion in investment, generating 1 million direct employment opportunity in the next 15 years। तो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच में ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था, जो कि 2024 में साइन हुआ था और इफेक्टिव था 2025 अक्टूबर से। इसका एम क्या था? $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो, जिससे कि 1 मिलियन एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। फिर ये सब 2022-25 वाला छोड़ दीजिए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। बोर्ड ऑफ पीस, बोर्ड ऑफ पीस देखते हैं क्या है। बोर्ड ऑफ पीस, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस वाज हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी। तो बोर्ड ऑफ पीस पीस क्या है? फर्स्ट मीटिंग ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प का पहला मीटिंग हुआ था टू डिस्कस गाजा रिकंस्ट्रक्शन। गाजा रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो पहला मीटिंग हुआ था वाशिंगटन डीसी में बाय द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, उसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ पीस। तो याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ पीस जो है ये हुआ था आपको वाशिंगटन डीसी में, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में डिस्कशन क्या था? इट वाज द बोर्ड ऑफ पीस डिस्कशन वाज हेल्ड टू डिस्कस अबाउट दी गाजा रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। और वहाँ पे इंडिया जो है पार्टिसिपेटेड एज एन ऑब्जर्वर, इंडिया जो है पार्टिसिपेट किया एज एन ऑब्जर्वर। established on 22nd January 2026 at Davos during the World Economic Forum। तो ये बोर्ड ऑफ पीस का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये 22 जनवरी 2026 को हुआ था। कहाँ पे? डेवोस में हुआ था। डेवोस कहाँ पे है? डेवोस, आई थिंक डेवोस इज इन स्विट्ज़रलैंड। कहाँ पे? एक बार मुझे देखना, डेवोस कहाँ पे है? डेवोस, डेवोस, हाँ डेवोस जो है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो 22 जनवरी 2026 को डेवोस में हुआ था ड्यूरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इट एक्सपैंडेड मैंडेट। तो बोर्ड ऑफ पीस में क्या क्या था? ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स बियॉन्ड गाजा को भी इसमें इंक्लूड किया गया। फिर गवर्नेंस कंसर्न इंक्लूड ट्रम्प एज अ चेयरमैन फॉर लाइफ, पावर्स ओवर एजेंडा, मेंबरशिप एंड वीटो डिसीजंस एंड वीक मल्टीलैटरल अकाउंटेबिलिटी। परमानेंट मेंबरशिप रिक्वायर्स $1 बिलियन कंट्रीब्यूशन। इसके की मेंबर्स कौन कौन है? मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर, मार्क रोवन, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा and Robert Gabriel. Under the Gaza transition framework, Bulgarian diplomat Nicole Mladenov was appointed High Representative for Gaza, while Athi Shad became Chief Commissioner of. Under the Gaza transition framework, Bulgarian diplomat Nicole Mladenov was appointed High Representative for Gaza, while Ali Shad became Chief Commissioner of the National Committee for the Administration of Gaza, responsible for restoring पब्लिक सर्विस एंड स्टेबलाइजिंग सीमेंट। ठीक है, हटाइए। फिर आ जाइए 2025 गाजा पीस समिट। 2025 गाजा समिट हेल्ड ऑन 13 अक्टूबर 2025 इन शर्म शेख इजिप्ट। तो गाजा पीस समिट कहाँ था? शर्म शेख इजिप्ट में हुआ था। टू इम्प्लीमेंट द फर्स्ट फेज ऑफ गाजा पीस प्लान एम्ड एट एंडिंग द गाजा वॉर दैट बिगन इन 2023। It was co-chaired by Donald Trump and Egyptian President अब्दुल फतह एल-सीसी। इसको डोनाल्ड ट्रंप और इजिप्शियन प्रेसिडेंट दोनों के द्वारा को चेयर किया गया था। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय कीर्तिवर्धन सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। अ जॉइंट डिक्लेरेशन टाइटल द ट्रम्प डिक्लेरेशन फॉर एंड्यूरिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी वाज साइंड। एक जॉइंट डिक्लेरेशन था, इसका टाइटल था ट्रम्प डिक्लेरेशन फॉर एंड्यूरिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी वाज साइंड बाय अब्दुल फतह एल-सीसी। डोनाल्ड ट्रम्प कतारी एमिर तमीम बिन हमाद अल थानी एंड तुर्किश क्लब मेंबर थे, कोई बात नहीं है। फिर गाज़ा पीस प्लान का बात हो रहा है। ट्रम्प्स गाज़ा पीस प्लान ऑन September 29, 2025, US President Donald Trump unveiled a 20-point peace proposal aimed at ending the ongoing conflict between Israel and Hamas military in Gaza। तो वही 29 सितंबर 2025 को US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 पॉइंट पीस प्रपोजल को तैयार किया, मतलब अनवील किया, जिसका एम था कि जो ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट हो रहा है इजराइल और हमास के बीच में गाज़ा में, उसको रोका जाए। और सीज़ फायर, इसमें क्या है? सीज़ फायर, इमीडिएट एंड और टू द कॉन्फ्लिक्ट, गाज़ा टू बिकम अ टेरर फ्री डेवलपमेंट जोन, होस्टेजेस एंड प्रिजनर्स, ऑल होस्टेजेस टू बी रिटर्न विद इन 22 आवर्स, गवर्नेंस पैलेस्टीन। ठीक है, इतना कुछ डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है, बस इतना जानिए कि ट्रम्प्स गाज़ा पीस प्लान जो है वो पिछले साल आया था, इसमें 20 पॉइंट पीस प्रपोजल का बात हुआ था। ठीक है, तो 20 पॉइंट पीस प्रपोजल बात हुआ था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 20 पॉइंट पीस प्रपोजल जो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने अनवील किया था वो किससे रिलेटेड था? तो इट वॉज रिलेटेड टू द एंडिंग द कन्फ्लिक्ट ऑफ बिटवीन इजराइल एंड हमास मिलिटेंट्स इन गाज़ा। ठीक है।
अब आ जाए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मिनिस्टीरियल मीटिंग हुआ, कहाँ पे हुआ मिनिस्टीरियल मीटिंग? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मिनिस्टीरियल मीटिंग जो हुआ वो आपका हुआ पेरिस में, पेरिस, ठीक है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मिनिस्टीरियल मीटिंग पेरिस में हुआ, वेयर प्रोग्रेस वाज नोटेड ऑन इंडियाज़ रिक्वेस्ट फॉर फुल मेंबरशिप, जहाँ पे देखा गया कि इंडिया का रिक्वेस्ट का फुल मेंबरशिप के लिए प्रोग्रेस क्या उसको देखा गया। इंडिया सबमिटेड इट्स फॉर्मल मेंबरशिप रिक्वेस्ट इन अक्टूबर 2023। तो इंडिया 2023 में फॉर्मल रिक्वेस्ट डाला था उसमें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबरशिप के लिए, तो उसमें इंडिया के रिक्वेस्ट को देखा गया। अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में जानते हैं। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है 1974 में इस्टेब्लिश हुआ इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। ओनली ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर फुल मेंबरशिप अंडर इट चार्टर। तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के जो मेंबर हैं वही एलिजिबल हैं इसके फुल मेंबरशिप के लिए, ठीक है। कोलंबिया जो है, देखिए कोलंबिया इंपॉर्टेंट हो गया, कोलंबिया जो है इसका 33rd मेंबर बना 2026 के मीटिंग में। 2026 का मीटिंग जो हुआ आपको पेरिस में हुआ, उसके मीटिंग में कोलंबिया जो है 33rd इसका मेंबर बना। और सिंस 2015 नॉन OECD कंट्रीज कैन ज्वाइन एज एसोसिएट मेंबर्स। इंडिया जो है, अगर जो नॉन OECD कंट्री है वो एसोसिएट मेंबर की तरह ज्वाइन कर सकता है, तो इंडिया जो है एसोसिएट मेंबर 2017 में बना एंड दे आर करेंटली 13 एसोसिएट मेंबर्स, ठीक है। अब आ जाइए कंबाइंड टास्क फोर्स 154। द इंडियन नेवी एज्यूम्ड कमांड ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स, अ मल्टीलेटरल ट्रेनिंग टास्क अंडर कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इंडियन नेवी जो है कमांड एज्यूम किया कंबाइंड टास्क फोर्स का। कंबाइंड टास्क फोर्स क्या है? एक मल्टी नेशनल ट्रेनिंग टास्क फोर्स है अंडर कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, पहली बार, ठीक है। तो कमोडोर मिलिंद एम मोकाशकी टुक ओवर द कमांडर CTF 154 फ्रॉम द इटालियन नेवी। बस ये देख लीजिए कि कौन कमांडर का पोस्ट किया। तो कमोडोर मिलिंद एम मोकाक्षी टुक ओवर कमांडर 1 CTF 154 फ्रॉम द इटालियन नेवी से, ठीक है। इस्टेब्लिश इन May 2023। फिर Combined Task Force 154 is dedicated to enhancing maritime security training in areas like maritime domain awareness, law of the sea, interdiction, rescue and leadership। फिर आपका कम CMF कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का जो हेडक्वार्टर का है बहरेन में है, with US Naval Forces Central Command and the US Fifth Fleet is the largest multinational, जिसमें कि US का नेवल फोर्सेस और फोर्सेस सेंट्रल कमांड एंड द US Fifth Fleet is the largest multinational naval partnership in the world with 46 nations committed to upholding the international rule based ऑर्डर द सी, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था हमने इसको अच्छे से देखा। अब आगे हम लोग पार्ट 3 में कवर करें।